मनोहर अपनी माँ का इकलौता बेटा था। नौकरी लगते ही मनोहर की माँ ने उसकी शादी कर दी। अभी उसकी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर मनोहर ने अपनी पत्नी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। गुस्से में आकर पत्नी भी घर छोड़कर चली गई। मनोहर ने उसे हर जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। मनोहर यही सोच रहा था कि क्या वह अपने मायके गई होगी या फिर कहीं और। वह अपनी सोचों में गुम था कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। मनोहर दिल्ली में अपनी माँ के साथ रहता था। उसका कॉलेज पूरा हो चुका था, लेकिन आगे की पढ़ाई उसने प्राइवेट की थी। उसका सपना इंजीनियर बनने का था। उसे पुणे की यूनिवर्सिटी में प्राइवेट फॉर्म भरा था और बाकी वह ऑनलाइन क्लासेस करता रहा। साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता रहा, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा निकलता रहता था। वह पूरे साल पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करता रहा। वह रातों को जाग जाग कर पढ़ता था और दिन में थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब किया करता था। उसकी माँ उस पर हर पल उसके साथ रहती थी। वह अपनी माँ को समझाकर सुला देता था, पर वह माँ थी। वह बार बार उसके कमरे में आती, कभी उसको दूध का ग्लास पकड़ा जाती और कभी चाय या कॉफ़ी बनाकर देती। दोनों माँ बेटे में एक दूसरे की जान बसती थी। क्योंकि मनोहर के पिता उनके साथ नहीं थे। मतलब जब मनोहर छोटा था तब मनोहर की माँ मनोहर को लेकर अपने पति से अलग हो गई थी। तभी से उन्होंने मनोहर को माँ और पिता दोनों का ही प्यार दिया था और मनोहर ने भी कभी अपने पिता से मिलने की जिद नहीं की थी। जल्दी ही वह समय आया जब मनोहर के एग्ज़ाम होने थे। एग्ज़ाम के लिए उसे पुणे की यूनिवर्सिटी जाना था और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अब मनोहर के साथ परेशानी ये थी कि वह अपनी माँ को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ के ज़ोर देने पर उसने पुणे जाने की तैयारी की। माँ ने उसके लिए लंच पैक किया और उसके कपड़े उसके बैग में रखे। मनोहर की ट्रेन का टाइम हो रहा था। वह जल्दी से अपनी माँ के गले लगा, आँख में आंसू भरते हुए। उसकी माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अलविदा कह दिया। मनोहर जल्दी ही स्टेशन पहुंच गया था। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ गई। वह ट्रेन में बैठा और अपनी लंबी यात्रा पर निकल गया। घंटों के सफ़र के बाद वह पुणे पहुंच चुका था। पुणे उतरकर उसने अपने दोस्त से मिला जो पहले ही पुणे में पढ़ाई कर रहा था। फिर थकान उतारने के लिए मनोहर कुछ देर सो गया था। रात भर बैठकर वह अपने पेपर की तैयारी करता रहा। अगले दिन उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। वह बहुत खुश था। सबसे पहले उसने अपनी माँ को कॉल किया और अपने पेपर के बारे में बताया। अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। वह बातों में इतना मगन था कि सामने का उसने कुछ देखा ही नहीं और किसी से टकरा गया। बस कानों में इतनी आवाज़ आई थी, क्या देखकर नहीं चल सकते। मनोहर ने हकलाते हुए सॉरी कहा। वह लड़की जब तक जा चुकी थी। जब तक एग्ज़ाम चले मनोहर का उस लड़की से सामना होता रहा, क्योंकि वह भी इंजीनियरिंग के पेपर दे रही थी और अक्सर उसकी सीट वहीं पर होती थी जिस हॉल में मनोहर की सीट थी। मनोहर ने उससे बात करने की कोशिश की, बस हाय हेलो तक ही बात रही। फिर एक दिन मौका देखते ही मनोहर ने दिव्या से उस दिन के टकराने के लिए माफ़ी मांगी तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तो कब का उस बात को भूल भी चुकी हूँ। और इस तरह दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। उस लड़की का नाम दिव्या था। मनोहर और दिव्या अक्सर कैंटीन में बैठकर बातें करते थे। उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मनोहर को पुणे आए हुए 10 दिन हो चुके थे। अब उसे वापस जाना था। उसने दिव्या से उसका फ़ोन नंबर मांगा, पर दिव्या ने अपना फ़ोन नंबर मनोहर को नहीं दिया। दिव्या तो वहीं पुणे में ही रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हालांकि अपने पिता की वह बहुत लाडली थी, पर उसके पिता के उस पर सख्त आदेश थे कि वह किसी के चक्कर में ना फंसे। इसीलिए उसने मनोहर को अपना नंबर देने से साफ इनकार कर दिया था। मनोहर उदास हो गया, लेकिन उसे वापस तो जाना ही था। वह अपने दिल में दिव्या की यादें लेकर वहाँ से लौट आया था। वापस आकर वह अपनी पार्ट टाइम जॉब करता रहा। उसे अपने आने वाले रिजल्ट का बेचैनी के साथ इंतज़ार था, क्योंकि वह उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसकी ज़िंदगी की बागडोर इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब वह अपने घर मुंह लटकाए आया।
आज उसका रिजल्ट आना था। उसकी माँ उसे इस तरह देखकर परेशान हो उठी थी। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तेरा रिजल्ट कैसा रहा? लेकिन मनोहर कुछ बोलता ही नहीं था और अपनी रोनी शक्ल बनाए मुंह लटकाए बैठा रहा। माँ के बार बार पूछने पर एकदम से खुशी से चिल्लाकर कहने लगा, माँ तुम्हारा बेटा पास हो गया, और अपनी माँ को गोद में उठाकर घुमाने लगा। उसकी माँ भी खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे मुझे नीचे तो उतार। दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा खुश थे। मनोहर ने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम तो पास कर लिए थे। अब एक अच्छी जॉब मिलने के लिए उसे बड़ी चप्पलें घिसनी पड़ी थी। न जाने कौन कौन सी कंपनी में उसने अप्लाई किया, तब जाकर उसे एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल सकी। मनोहर की ज़िंदगी के अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी थी। अच्छी सैलरी के साथ अच्छी कंपनी में नौकरी, ये उसका बहुत बड़ा सपना था जो आज पूरा हो चुका था। माँ बेटे अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अब मनोहर की माँ सुलेखा जी उसके सर पर सेहरा सजा देखना चाहती थी। मनोहर तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी था। वह खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाना चाहता था, और दूसरी ओर सुलेखा जी ने सारे रिश्ते वाली औरतों को इधर उधर दौड़ा रखा था। उनका एक ही बेटा था और उसके लिए वह एक ऐसी लड़की का चुनाव करना चाहती थी जो सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी हो, जो हर सुख दुख में मनोहर का साथ निभाए। तभी एक दिन सुलेखा जी की सहेली का उनके पास फ़ोन आया। ये उनकी बहुत पुरानी सहेली थी। दोनों ही अपने अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी। जब सुलेखा जी अपने पति के साथ रहती थी, तब उनकी सहेली भी दिल्ली में ही अपनी फैमिली के साथ रहती थी। फिर उनके पति का ट्रांसफ़र पुणे हो गया था, तो वह लोग वहीं जाकर बस गए थे। दिल्ली और पुणे में काफ़ी लंबी दूरी होने की वजह से सुलेखा जी का कभी अपनी सहेली से मिलना ना हो सका। बस फ़ोन पर ही बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मनोहर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। अपनी सहेली के पूछने पर सुलेखा जी ने अपनी दिल की व्यथा सुनाई कि वह अपने बेटे के लिए किस तरह से परेशान है। न जाने कितनी लड़कियां अभी तक वह देख चुकी हैं, लेकिन लड़की है कि मिलने का नाम ही नहीं लेती। उनकी सहेली लता कहने लगी, यही हाल मेरा भी है। मेरी बेटी की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन वह जॉब करने की जिद लगाए हुए है, जबकि मेरे पति तो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर देना चाहते हैं। मैं भी बहुत लड़के देख चुकी हूँ, पर कहीं कोई लड़का मिलकर ही नहीं देता। दोनों ही अपनी परेशानियों का रोना रोकर बात ख़त्म करती हैं। अगले दिन सुलेखा जी की सहेली का फिर से फ़ोन आता है। वह सुलेखा जी से कहती हैं कि मुझे तेरे बेटे के लिए एक लड़की मिल गई है। सुलेखा जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। वह उस लड़की के बारे में जानने को बेताब हो जाती हैं। तो लता जी कहती हैं, मैं तुझे उस लड़की का फ़ोटो भेजती हूँ। अगर तुझे लड़की पसंद हो तो फिर आगे बात बढ़ाई जाए। सुलेखा जी लता जी से सवालों की भरमार कर देती हैं, लेकिन वह कहती हैं, पहले लड़की तो देख ले, बाद में और सब कुछ बता दूंगी। सुलेखा जी को देखते ही लड़की पसंद आ गई थी। तो लता जी ने कहा, अगर तुझे लड़की पसंद है तो फिर तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे साथ रिश्ता लेकर चलूंगी। सुलेखा जी ने हाँ कर दी। वह शाम को मनोहर के आने का इंतज़ार करने लगी, और उन्होंने मनोहर को उस लड़की के बारे में बताया और कहा कि एक बार तुम वह लड़की देख लो, उसके बाद अगर तुम हाँ कर देती हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी। मनोहर मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, जहाँ आप चाहोगी मेरी हाँ होगी। यह काम आप ही का है, आप ही करो। मैं वैसे भी अभी छुट्टी नहीं कर सकता। सुलेखा जी ने बेटे को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मनोहर नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में तो दिव्या बसी थी। इसीलिए उसे किसी दूसरे से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके लिए उसकी माँ की इच्छा भी सर्वप्रथम थी। इसीलिए उसने कभी भी अपनी माँ को अपने दिल के हाल का एहसास भी नहीं होने दिया। वह खुशी खुशी अपनी माँ की हर बात पर हाँ कर देता था। उसकी माँ भी अगले ही दिन पुणे के लिए रवाना हो गई थी। जब वह अपनी सहेली के घर पहुंची तो वह उस लड़की को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। उन्होंने अपनी सहेली से जल्दी ही उस लड़की के घर जाने की बात कही, तो उनकी सहेली लता जी मुस्कुराकर कहने लगी, अरे अभी थकान तो उतार लो, मैं जल्दी ही तुम्हें उस लड़की से मिलवाऊंगी। सुलेखा जी सोफे पर आराम से बैठी थी कि जब सामने से आती हुई लता जी और उनके साथ उस लड़की को देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। ये वही लड़की थी जिसका फ़ोटो लता जी ने उनको भेजा था। वह लड़की जितनी फ़ोटो में सुंदर थी, उससे कहीं ज़्यादा वह सुंदर नजर आ रही थी। लता जी ने उसका परिचय दिया कि यह मेरी बेटी है। यह सुनते ही सुलेखा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह लता जी से कहने लगी, तूने तो मुझे सरप्राइज कर दिया।
तभी लता जी के पति धर्मेंद्र जी भी वहाँ पर आ चुके थे। बस फिर क्या था, छठ मंगनी पट ब्याह। 1 महीने बाद बड़ी धूमधाम से मनोहर की बारात आई। दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बिठा दिया गया। मनोहर के मन में इस समय जैसे कोई तूफान उठ रहा था। वह लगातार दिव्या के बारे में ही सोचे जा रहा था, जबकि बराबर में उसकी होने वाली पत्नी बैठी हुई थी। लेकिन मनोहर को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अभी भी दिव्या के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पंडित जी की आवाज़ से वह अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी माँ ने सोने का एक सुंदर सा मंगलसूत्र उसके हाथ में दिया कि वह अपनी होने वाली पत्नी के गले में पहना दे। मंगलसूत्र पहनाने के लिए जैसे ही दुल्हन के चेहरे से घूंघट ऊपर किया गया, मनोहर की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल को जैसे उसके हाथ कांप गए थे। वह जिसे मंगलसूत्र पहनाने जा रहा था, वह कोई और नहीं, दिव्या ही है। दिव्या धीमे से मुस्कुराई और फिर मनोहर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस खुशी भरे सरप्राइज पर उसकी आंखें छलक गई थी, जबकि उन दोनों के माता पिता को तो उन दोनों की भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फिर विदा होकर दिव्या मनोहर के घर पहुंच गई। मनोहर ने दिव्या से पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि उसकी शादी किससे होने जा रही है? दिव्या ने कहा, हाँ मुझे पता था, और ये भी पता था कि तुमने मेरा फ़ोटो तक भी नहीं देखा है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को सब कुछ बता दिया था कि तुम उनके कितने आज्ञाकारी बेटे हो। और फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए दिव्या कहने लगी, एक बार भी तुमने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लेने की दोबारा कोशिश नहीं की, बुद्धू कहीं के। उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत हुई थी। दिव्या सुलेखा जी का बहुत ध्यान रखती थी। अभी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि दिव्या ने मनोहर से कहा कि वह जॉब करना चाहती है, लेकिन मनोहर ने उसे साफ इनकार कर दिया। इस बात पर दिव्या मनोहर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसका भी सपना था कि वह एक अच्छी कंपनी में जॉब करे, लेकिन मनोहर ने कहा कि मेरी माँ घर पर अकेली होती है। दिव्या बोली, मैं उनका ऐसे ही ध्यान रखूंगी जैसे अब तक रखती आई हूँ। इस बात पर दोनों में बहस होती रही। वैसे भी अक्सर दोनों ही छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाया करते थे। अभी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे और दोनों में तकरार शुरू हो गई थी। अक्सर सुलेखा जी उनकी बहस सुन लेती और नज़रअंदाज कर देती थी, और कभी कभी अपने बेटे को शांत रहने को कहती। लेकिन आज उन दोनों की बहस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिव्या अपनी बात पर अड़ी थी कि उसको नौकरी करनी है। वह कहने लगी कि वह तुम्हारी माँ है, उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि मेरा। मैं चाहे उनकी सेवा करूं या ना करूं। ये सुनते ही मनोहर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसका हाथ सीधा दिव्या के गाल पर जा पड़ा। और फिर मनोहर तेजी से अपने कमरे से और फिर घर से बाहर निकल गया। सुलेखा जी भी आज घर पर नहीं थी। काफ़ी देर के बाद जब मनोहर घर लौटा तो घर में कोई भी नहीं था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, वह तुरंत ही आ गई थी। मनोहर ने दिव्या को सारे शहर में ढूंढ लिया था, हर स्टेशन पर ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिली। अब मनोहर के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसे अपनी माँ को कॉल किया तो वे कहने लगी कि मैंने तुम्हें समझाया था, अपने गुस्से को काबू में रखो। मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी दिव्या को ढूंढ कर लाओ। हो सकता है वह पुणे चली गई हो। मनोहर ने अपनी माँ से पुणे फ़ोन करने को कहा, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मनोहर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने सास ससुर से इस बारे में कुछ कहे। थक हार कर वह अपने घर लौट आया था। सुलेखा जी ने उससे कहा कि उसे तुरंत ही पुणे फ़ोन करके पता करना चाहिए दिव्या वहाँ पहुँची या नहीं। लेकिन मनोहर को डर ये था कि अगर दिव्या पुणे भी नहीं गई होगी तो वह कहाँ गई होगी, और फिर जब उसके सास ससुर को इस बारे में पता चलेगा तो फिर क्या होगा। उसकी माँ भी उससे नाराज़ थी। वह बार बार दिव्या का नंबर मिला रहा था, पर वह बंद जा रहा था। पर अब वह क्या कर सकता था। उसने हिम्मत करके अपनी सास को फ़ोन मिलाकर दिव्या के बारे में पूछा, तो वे उधर से चिल्लाकर कहने लगी, क्या हुआ मेरी बेटी को, कहाँ है वह? मनोहर ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, पर वह शांत नहीं हो रही थी। बस उन्होंने इतना कहा कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर लाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। पूरी रात वह सोफे पर बैठकर सोचता रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसकी आंखें दुख, परेशानी और झुंझलाहट से लाल हो रही थी। उसने सोच लिया था कि सुबह वह पुलिस स्टेशन जाएगा। वह सर हाथों में पकड़े बैठा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे लगा शायद उसकी माँ उसका दुख बांटने उसके पास आई है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया। उसके पास दिव्या खड़ी थी। दिव्या को देखते ही उसकी जैसे जान में जान आ गई थी। थोड़ी ही दूरी पर उसकी माँ भी खड़ी थी। मनोहर के मुंह से निकला कि मुझे माफ़ कर दो दिव्या,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? ये सच है कि मुझे छोटी-छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन दिव्या तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। न जाने मेरा हाथ कैसे उठ गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अब कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। दिव्या ने भी मनोहर से माफ़ी माँगी। फिर मनोहर को ख़्याल आया कि उसे पुणे फ़ोन करके दिव्या के बारे में उसके माता-पिता को सूचित कर देना चाहिए। तो दिव्या ने उसे ये कहकर रोक लिया कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हें तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए था। औरत प्यार की भूखी होती है और उसे सबसे ज़्यादा अपना स्वाभिमान प्यारा होता है। वह मर्द के पैर की जूती नहीं होती कि ज़रा सा गुस्सा आया और उस पर हाथ उठा दिया। मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जब तुम घर से चले गए थे तभी मैंने माँ को फ़ोन किया था। माँ मुझे अपने साथ ले गई और हम तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगे थे। हमने पुणे भी फ़ोन करके अपनी योजना के बारे में बता दिया था। फिर दिव्या ने भी अपनी नौकरी करने की ज़िद छोड़ दी थी और घर में रहकर अपनी सास की सेवा करने लगी। लेकिन एक दिन मनोहर ने ही उसको सरप्राइज़ कर दिया जब उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेकर ला कर दिया। ये एक ऑनलाइन जॉब थी जो दिव्या आराम से घर में बैठकर कर सकती थी। तो ये थी हमारी कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोरल स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।